सरकार पर तंज कसे जा रहे थे कि सुबह उठते हैं और पता चलता है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, कभी सीएनजी बढ़ गई, कभी एलपीजी महंगी हो गई। जैसे आज नीला वाला सिलेंडर जो है वो महंगा हो गया। पर सरकार क्या करे, जो होते न कम हैं वो उसके अपने गम हैं। रोज सुबह उठते हैं, कोई अपनी गलती स्वीकार रहा होता है। आज नीट का पेपर लीक हो गया, कल सीबीएसई बोर्ड की कॉपी चेकिंग में गड़बड़ हो गई, परसों सीयूईटी परीक्षा में टेक्निकल ग्लिच हो गया। सरकार क्या क्या देखे, इतने सारे काम होते हैं। ऊपर से बच्चे वो चुपचाप जाकर परीक्षा नहीं दे रहे हैं, कुछ ना कुछ समस्या उनको हो ही जा रही है। अगर गर्मी में थोड़ी देर इंतजार ही करना पड़ गया तो ऐसा क्या जुर्म हो गया भाई। कुछ बच्चे हैं जो अभी अभी 12वीं पास हुए, दीन दुनिया की समझ भी नहीं और कह रहे हैं कि हमारी कॉपी ठीक से नहीं चेक हुई। बताइए, ऑनलाइन सिस्टम में कॉपी चेक कराई जा रही है, फिर भी इनको भरोसा नहीं है। कुछ तो इतने बड़े हो गए हैं कि सरकार के टेंडर में कमियां गिनाने लगे हैं, वो भी सबूत के साथ। अरे सीबीएसई कोई जेंजी है क्या जो आप उसकी कमियां गिनवा रहे हैं? और एक वो नीट है। इतना तो महाराजगंज में सीवर की पाइपलाइन लीक नहीं होती जितना नीट लीक हो जाता है। बच्चों को क्या कहें जब सुप्रीम कोर्ट ही कह देता है कि एनटीए को यूपीएससी से सीखना चाहिए। आप ही बताएं, क्या सीख लें? इतने बवाल के बाद भी एजेंसी चल रही है ना। हर साल कोई ना कोई हंगामा होता है, पर अगले साल फिर पेपर कराते हैं ताकि एक और हंगामा हो सके। एटलीस्ट दे आर डूइंग समथिंग। यूपीएससी वालों के बस की बात नहीं है ये सब। वो अपना टफ पेपर बनाने पर ध्यान दें। आइडेंटिफाई एक्स, ऊपर से एक्ट ऑफ गॉड तक शिक्षा मंत्रालय के साथ हुआ जा रहा है। आग लग जा रही है, करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहां। और कॉकरोच पार्टी को देखो, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, उससे आग बुझ जाएगी क्या? अपना इंस्टा अकाउंट तक तो वापस ले नहीं पाए, विपक्ष की तरह इस्तीफा मांगने चले आ रहे हैं अब। पर सवाल ये है कि ये आग बुझेगी कैसे? वो आग नहीं जो दिल्ली में स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर की बिल्डिंग में लगी है, वो आग जो एनटीए के सिस्टम के अंदर लगी है, लेकिन उसका धुआं तक किसी को दिखाई नहीं दे रहा। आज बात इन्हीं सब सवालों पर होगी। एनटीए, सीबीएसई, शिक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्री पर लग रहे आरोपों पर बात होगी। बात डीलिमिटेशन और वन नेशन वन इलेक्शन के जिन्न पर भी होगी, जो एक बार फिर बोतल से बाहर निकल आया है। और बात टीएमसी के अंदर मचे हड़कंप की भी होगी। नमस्ते और स्वागत, मैं हूं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लल्लन टॉप शो। Brought to you by सलूजा गोल्ड। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार्स। सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। सुबह के 9 बज रहे थे। दिल्ली में फायर डिपार्टमेंट के पास एक कॉल आई कि आईटीओ के पास एक बिल्डिंग में आग लगी है। लेकिन फायर डिपार्टमेंट ने अपना काम अच्छे से किया। 8 फायर टैंकर भेजे गए, 3 एम्बुलेंस, 2 पीसीआर वैन भी गई, फटाफट आग बुझा ली गई। कोई आग की चपेट में नहीं आया, ये अच्छी बात रही। और जब आग बुझ गई तब जाकर पता चला कि आग शिक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग में नहीं लगी थी, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर में लगी थी, जो कि आईटीओ के पास है। और शिक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग तो विकास मार्ग पर पड़ती है दिल्ली में। डिविजनल फायर ऑफिसर राजेंद्र अटवाल ने बताया कि इंस्टीट्यूट के एनवायरमेंटल प्लानिंग डिपार्टमेंट में आग लग गई थी। आग से केवल एक ही मंजिल तक सीमित थी ये आग, और इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, अच्छी बात रही। आग से दफ्तर का कुछ सामान जरूर जला है। वैसे अब तो जो बिल्डिंग्स बन रही हैं उनमें अग्निशमन की प्लानिंग पहले से ही कर ली जाती है। धुआं अगर उठेगा तो सायरन बजेगा और आग लगने की स्थिति में कमरों की छत पर लगा जो फव्वारा होता है वो चालू हो जाएगा। लेकिन जब आग ज्यादा लग जाती है और काबू में नहीं आ पाती, तब फायर डिपार्टमेंट वालों को वहां पर बुलाया जाता है। जैसे कि शिक्षा मंत्रालय में कहीं तो आग लगी है लेकिन किसी को दिखाई नहीं दे रही है, शिक्षा मंत्री को भी नहीं। अब उसी ताप में एनटीए, सीबीएसई सब झुलस रहे हैं। हाल ऐसे हैं कि यहाँ फायर ब्रिगेड से भी काम नहीं चलेगा। शिक्षा मंत्रालय के गूफ अप में सेना को उतारना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री के दफ्तर के बड़े अधिकारी दुनियादारी छोड़कर एक पेपर को सही ढंग से कराने में जुटे हैं। बकरीद के दिन जब बिरयानी और शीर खुरमा खाया जा रहा था, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पीएमओ और सेना के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे कि कैसे भी इस बार नीट का पेपर कतई लीक नहीं होना चाहिए। आप समझ रहे हैं ना, हमारी एयरफोर्स ने पिछले साल मई के महीने में पाकिस्तान की सेना और सेना के पाले हुए आतंकियों की टिकटें बुक कर दी थी।
और इस साल मई में उसी एयरफोर्स को देश में नीट के पेपर पहुंचाने हैं ताकि कोई बीच में खोलकर पेपर लीक ना करा दे। अब बस बचा यही है कि एग्ज़ाम सेंटर पर भी आर्मी तैनात कर दी जाए, क्योंकि पेपर लीक बाकी किसी के बस का तो पेपर लीक रोकना बचा नहीं। अब ज़रा आप एक क्रोनोलॉजी उससे भी समझिए। इस साल 3 मई को नीट यूजी का पेपर हुआ। 10 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में कहा कि साल भर तक सोना नहीं खरीदना, पेट्रोल डीजल ज़्यादा नहीं खर्चना है क्योंकि फॉरेक्स बचाना ज़रूरी है। 10 मई को शनिवार था। रविवार के बाद सोमवार 12 मई को हम लोग दफ्तर आए। हमारी एडिटोरियल मीटिंग में चर्चा चल रही थी कि देश के आर्थिक हालात पर बात करना ज़रूरी है। ईरान, अमेरिका, इजराइल युद्ध की वजह से आने वाले समय में हमारी अर्थव्यवस्था पर चौतरफा हमला होता दिख रहा है। लेकिन तब तक खबर आ गई कि नीट का पेपर कैंसिल कर दिया गया है, दोबारा होगा क्योंकि पेपर तो लीक हो गया। ये 12 मई की बात है। 13 मई को आया सीबीएसई बोर्ड का 12वीं क्लास का रिजल्ट। नीट वाला मामला अभी सुलटा भी नहीं था, उधर सीबीएसई पर बवाल कट गया। 23 मई को वेदांत नाम के एक स्टूडेंट को एक्स पर लिखना पड़ गया कि ऑनलाइन मार्किंग सिस्टम में जो उनकी कॉपी दिखाई जा रही है, जो कॉपी दिखाई दे रही है, उसमें तो उनकी राइटिंग है ही नहीं। ये एक मामला नहीं था, एक सिंगल ऑड केस नहीं था। एक एक करके कई बच्चे सामने आने लगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को यह मानना पड़ा कि हाँ, गड़बड़ तो हुई है। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही है। इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको ऐसे ठीक करा जाएगा, उसके उपाय निकाला जाएगा। उस काम पे हम सब लोग जुटे हैं। इसमें अनेक सुधार होने की संभावना भी है। उसमें जो कुछ विसंगति आई, जो दिक्कत आई है, उसके लिए हम जिम्मेदारी लेते हैं। अभी मई खत्म नहीं हुई और सीयूईटी की 31 मई वाली परीक्षा की दूसरी पाली में हंगामा हो गया। टेक्निकल ग्लिच बताया गया, बच्चे घंटों परेशान रहे। अब कुछ जगहों पर दोबारा सीयूईटी की परीक्षा कराई जा रही है। अब नौबत ये आ गई है कि एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए सेना को लगाया जा रहा है और इसकी वजह क्या है? शिक्षा मंत्रालय अपना काम सही ढंग से नहीं कर पा रहा है। खासतौर पर एनटीए तो कुछ भी नहीं कर पा रहा। 25 करोड़ की ग्रांट देकर 2018 में भारत के बच्चों का भविष्य एनटीए को सौंपा गया था और इस एजेंसी ने किया क्या, आपको पूरी लिस्ट दिखाते हैं। पूत के पांव पालने में दिखने लगे। 2 साल के भीतर 2020 में ही जेईई मेंस के पेपर में विवाद हो गया। पेपर लीक होने के आरोप लगने लगे। हालांकि एनटीए ने माना नहीं। जैसे इस साल भी एनटीए ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि नीट पेपर लीक हुआ है, पर एनटीए के दावे उसके दामन में लगे दाग झुठला रहे हैं। आप स्क्रीन पर ये लिस्ट देखिए। जेईई मेंस 2020 पेपर के प्रश्न एग्जाम के दौरान ऑनलाइन उपलब्ध थे, एनटीए ने लीक से इनकार किया। जेईई मेंस 2021 हरियाणा के सोनीपत में सेंटर पर रिमोट एक्सेस से पेपर सॉल्व करने के आरोप लगे, रूसी हैकर समेत गिरोह पकड़ा गया। नीट यूजी 2021 मुन्ना भाई की तरह कैंडिडेट की जगह किसी और से पेपर सॉल्व कराने के आरोप लगे। सीबीआई ने केस दर्ज किया, लेकिन पेपर रद्द करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया। सीयूईटी यूजी 2022 एक दिन में 489 सेंटर्स पर दूसरी शिफ्ट रद्द की गई। स्टूडेंट्स घंटों इंतजार के बाद वापस भेज दिए गए। नीट यूजी 2024 पेपर लीक के आरोप लगे। 67 कैंडिडेट्स को 720 में से 720 मार्क्स मिले। सीबीआई ने केस दर्ज किया, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। यूजीसी नेट 2024 एग्जाम के अगले दिन परीक्षा रद्द। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि परीक्षा की निष्पक्षता और विश्वसनीयता से समझौता होने की आशंका है। बाद में सीबीआई ने जांच के बाद कोर्ट में कहा कि पेपर लीक होने के कोई सबूत नहीं है। हालांकि एनटीए के तब के डायरेक्टर सुबोध कुमार सिंह तो जरूरत हटा दिया गया था। जेईई मेंस 2025 की बात करते हैं। स्कोर कार्ड मैनिपुलेशन के आरोप लगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने फॉरेंसिक जांच के आदेश दिए। और 2026 में अब क्या हो रहा है आप देख ही रहे हैं। स्क्रीन पर आप एनटीए के कारनामों की पूरी फेहरिस्त देख सकते हैं। और ये उस एजेंसी का हाल है जिसकी स्थापना ही इसीलिए हुई थी कि केंद्र से जुड़ी सारी परीक्षाएं ठीक ढंग से एक एजेंसी कराएगी, कोई गड़बड़ी नहीं होगी। हालात ये हैं कि सेना अब उतारनी पड़ रही है क्योंकि ये एक परीक्षा ढंग से नहीं कराई जा सकी है। एनटीए ने एक भी परीक्षा ढंग से नहीं करा पाई है ये एजेंसी। एनटीए का रोना जारी रहेगा। आपको अब जरा सीबीएसई का हाल बता देते हैं। 13 मई को सीबीएसई का रिजल्ट आया, लेकिन बहुत से छात्र अपने नंबर से खुश नहीं थे। ये तो हर साल होता है, इसमें नया क्या है आप कहेंगे। इस दफ़ा नए थे नियम। पहली बार छात्रों की आंसर शीट ऑनलाइन अपलोड की गई। छात्रों ने अपनी कॉपी देखी। तमाम छात्रों को आभास हुआ कि जिस हैंडराइटिंग में उन्होंने एग्जाम में पन्ने भरे वो तो ये थी ही नहीं आंसर शीट उनकी, लेकिन लिखावट किसी और की तो नंबर कैसे उनके होंगे। छात्रों ने दोबारा कॉपी चेक करने के लिए अप्लाई करा, लेकिन वो प्रोसेस भी इतना आसान नहीं था।
तब सारे सरकारी तरीकों से अलग जाकर छात्रों ने सोशल मीडिया का रास्ता चुना। स्क्रीनशॉट पर स्क्रीनशॉट लगाकर अपनी समस्याएं सोशल मीडिया पर रखनी शुरू की। लेकिन इस बीच 3 छात्रों की खूब चर्चा रही। एक है वेदांत श्रीवास्तव, जिनके बारे में हम पिछले शो में भी आपको विस्तार से बता चुके हैं। कैसे वेदांत ने जब अपनी आंसर शीट को लेकर सवाल उठाए तो उनको कुछ ट्रोल्स और पत्रकारों ने पाकिस्तानी तक कह दिया। फिर सीबीएसई ने गलती मानी और उनकी मदद का भरोसा दिलाया। आज बात करेंगे बाकी 2 बालकों की। एक बालक का नाम है सार्थक सिद्धांत, 19 साल के हैं, झारखंड से आते हैं। इस दफा उन्होंने भी 12वीं की परीक्षा दी, लेकिन जब रिजल्ट के बाद अपनी स्कैन्ड कॉपी देखी तो उन्हें थोड़ा शक हुआ। सार्थक का दावा है कि उन्हें आंसर शीट की धुंधली और अधूरी कॉपी मिली थी। इसके बाद अगले कुछ दिन उन्होंने समस्या की जड़ में जाने का प्रयास करा। सीबीएसई के पोर्टल को पूरा स्कैन किया। किस कंपनी को एग्जाम कराने का ठेका दिया गया, कैसे दिया गया, नियम कानून फॉलो किए गए कि नहीं किए गए, ये सारी बातें उन्होंने खंगाली। खोजबीन के बाद अपने निकाले नतीजे को बाकायदा एक ब्लॉग में लिख दिया। रिजल्ट आने के 10 दिन के भीतर सोचिए, एक 19 साल का छात्र चंद दिनों में नियमों में ढील को सामने ला रहा था। तो क्या बताया सार्थक ने, वो भी आपको बताते हैं। उन्होंने सीबीएसई पर 4 बड़ी गड़बड़ियों के आरोप लगाए। पहली गड़बड़ी, ब्लैक लिस्टेड कंपनियों के लिए रास्ता आसान किया गया। पहले नियम था कि जो कंपनी पहले कभी भी ब्लैक लिस्ट हुई उसको एग्जाम कराने की जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। लेकिन सार्थक का आरोप है कि इस नियम में इसे बदल दिया गया कि जो अभी वर्तमान में ब्लैक लिस्ट है सिर्फ वही काम नहीं ले सकती। मतलब पुरानी ब्लैक लिस्टेड कंपनियों के लिए दरवाजा एक तरीके से खोल दिया गया। ऐसा आरोप सार्थक ने लगाया है। खराब रिकॉर्ड वाले क्लॉज हटाए गए। कंपनी के पुराने खराब प्रदर्शन से जुड़े 3 कड़े नियमों को टेंडर से पूरी तरह गायब कर दिया गया, ऐसा भी आरोप। कमाई यानी टर्नओवर का नियम फिक्स किया गया। काम पाने के लिए कंपनी की कमाई कम से कम 50 करोड़ रुपए होनी चाहिए थी। आरोप है कि यह लिमिट इस तरह रखी गई कि कंपनी को फायदा पहुंचाया जा सके। बड़ी और भरोसेमंद कंपनियों को बाहर किया गया। नियम ऐसे बदल दिए गए जिससे टीसीएस जैसी देश की अनुभवी टेक कंपनियां इस रेस से बाहर हो जाएं। छोटी और बिखरी हुई कंपनियों को आसानी से काम मिल जाए, ऐसे आरोप लगाए गए कि नियमों में ये परिवर्तन किए गए। डिजिटल स्कैनिंग का काम पहली बार सीबीएसई ने कराया है। किसको मिलेगा ये काम, इसके लिए बोली लगी थी। कॉन्ट्रैक्ट जीता कोएम्ट एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड ने। कंपनी को पहले ग्लोबारेना टेक्नोलॉजीज इसके नाम से जाना जाता था। 2019 में तेलंगाना इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा का भी जिम्मा इसी कंपनी के हाथ में था। तब भी कंपनी पर सवाल खड़े हुए थे। सीबीएसई वाले केस में तो हजारों कॉपियों की स्कैनिंग इतनी खराब हुई कि अंत में शिक्षकों को खुद अपने हाथों से कॉपियां खोलकर जांचनी पड़ी। सीबीएसई के आंकड़ों से ही समझिए, कुल करीब 98,60,000 कॉपियों की ऑनलाइन जांच हुई थी। इसमें करीब 68,000 कॉपियों का स्कैन इतना खराब था कि उन्हें कंप्यूटर पर ठीक से देखा भी नहीं जा सकता था। इसके चलते इन कॉपियों को दोबारा स्कैन कराना पड़ा। लगभग 13,500 कॉपियां ऐसी थीं जिन्हें बार बार स्कैन करने के बाद भी कंप्यूटर स्क्रीन पर पढ़ना नामुमकिन था। थक हार कर बोर्ड को वापस वहीं लौटना पड़ा जहां से वो चले थे, यानी इन कॉपियों की हाथ में लेकर मैनुअल चेकिंग शुरू हुई। हालांकि इन आरोपों पर कोएम्ट एडुटेक के सीईओ बीएसएन राजू का भी बयान हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट में छपा है। राजू बोले, ये कहना बिल्कुल गलत है कि सिस्टम में व्यापक कमियां हैं। उन्होंने शिकायतों को अपनी तरह का इकलौता मामला तक बता दिया है। बयान सीबीएसई की तरफ से भी आए। हिंदुस्तान टाइम्स ने बोर्ड के अधिकारियों के हवाले से लिखा कि प्रोटोकॉल का सही से पालन किया गया है। जो कंपनियां काम की क्वालिटी के मामले में पास हुई उनमें से सबसे कम पैसों में बोली लगाने वालों को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। अब बात दूसरे लड़के निसर्ग अधिकारी की। 19 साल के निसर्ग खुद को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बताते हैं। शौकिया तौर पर साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में वो रिसर्च वगैरह करते हैं। वेबसाइट का नट बोल्ट खोलकर उसे ठीक करने में उनकी खासी रुचि रहती है। यही रुचि उन्होंने सीबीएसई के पोर्टल में भी दिखाई। निसर्ग ने सीबीएसई के ओएसएम पोर्टल को हैक करने का दावा करा। उन्होंने भी एक ब्लॉग लिखकर विस्तार से बताया। दावा किया कि सीबीएसई पोर्टल में तमाम बड़ी खामियां उन्होंने फरवरी में ही पहचान ली थी। इनमें सबसे बड़ा था पोर्टल का मास्टर पासवर्ड। निसर्ग का कहना है कि यह पासवर्ड वेबसाइट के ही कोने में आसानी से उपलब्ध था, यानी वेबसाइट चलाने के काम को थोड़ा बहुत समझने वाला इंसान भी इसे आसानी से हैक कर सकता था, ऐसा आरोप लगा। इस पासवर्ड की मदद से ओटीपी वाले पेज को स्किप किया जा सकता था। सुरक्षा के सभी प्रोटोकॉल बाईपास हो सकते हैं और सीधा डैशबोर्ड खोल के सामने आ सकता है, जिसके बाद कोई भी चाहे तो नंबर तक बदल सकता है। इन खामियों को देश में साइबर सुरक्षा का देखभाल करने वाली सरकारी एजेंसी सर्ट-इन को बताई गई थी, लेकिन इसके बाद खामियों को दूर करने के लिए क्या हुआ ये पता नहीं। अगर हुआ होता तो शायद आज लाखों छात्रों को ये दिक्कतें नहीं आती। लेकिन निसर्ग के लगातार पोस्ट करने के बाद सीबीएसई का भी जवाब आया। बोर्ड ने 31 मई को एक्स पर लिखा कि पहचानी गई कमियों को ठीक कर दिया गया है। उन कमियों को भी दूर करने का काम चल रहा है जिनसे गलत फायदा उठाया जा सकता था। हम उन सभी सतर्क नागरिकों और एथिकल हैकर्स के आभारी हैं जिन्होंने इन कमियों को सामने लाया। पोर्टल को सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए सरकार और आईआईटीज के साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की एक टीम को काम पर लगाया गया है। यानी आप समझ रहे हैं ना, जब पूरा पानी बह गया, जो गलत होना था हो गया, तब सीबीएसई कह रही है कि थैंक यू आपने बता दिया, अब हम कमी दूर कर लेंगे। वहीं दूसरी तरफ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार सीबीएसई और पेपर लीक का मुद्दा उठा रहे हैं। राहुल ने सीबीएसई विवाद से प्रभावित
कुछ छात्रों से बात की और बातचीत का वीडियो अपने एक्स हैंडल पर 31 मई को पोस्ट किया। इन छात्रों में वेदांत श्रीवास्तव भी थे, जिन्हें कुछ कुड़मगज लोगों ने पाकिस्तानी बता दिया था। वेदांत ने रिजल्ट आने के बाद जो कुछ हुआ वो राहुल को बताया। उनके भाई सिद्धांत भी साथ में थे। दोनों भाइयों ने बताया कि किस तरह समस्या उठाने पर उन्हें एंटी नेशनल तक बताया गया सोशल मीडिया पर। राहुल ने कहा कि वेदांत और उसके दोस्त टैलेंटेड भारतीय युवा हैं, जिन्होंने CBSE और सरकार से कुछ बड़े सवाल पूछे थे, लेकिन जवाब के बजाय उन्हें अपमान मिला। शिक्षा मंत्रालय की इतनी फजीहत के बाद अब विपक्ष कह रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम में तो कोई बात बनेगी नहीं। राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की मांग उठा रहे हैं। लेफ्ट स्टूडेंट विंग आइसा ने आज नीट पेपर लीक पर दिल्ली में विरोध प्रदर्शन भी किया। We were here protesting against the leak that has been happening. We are here demanding basically this कि NTA पिछले 10 सालों में 86 पेपर लीक कर चुका है। अगर धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री हैं, वो बार बार ये साबित कर चुके हैं कि वो कितने इनकॉम्पिटेंट है, उसके बाद भी ये सरकार उनका इस्तीफा क्यों नहीं ले रही है। बहरहाल धर्मेंद्र प्रधान हटाए जाएंगे या जो मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चा चल रही है उसमें प्रधान का विभाग बदल दिया जाएगा, या इतिहास की तरह विपक्ष के आरोपों को ज्यादा तवज्जो न देते हुए नरेंद्र मोदी अमित शाह आगे बढ़ जाएंगे, ये भविष्य के गर्त में ही छिपा है। बड़ी खबर में आज इतना ही। अब सुर्खियों का रुख करते हैं। पहली सुर्खी, परसीमन की कवायद एक बार फिर शुरू हो सकती है। अप्रैल में सरकार परसीमन वाले बिल को पास नहीं करा पाई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब एक बार फिर से तैयारी चल रही है। इसके साथ ही सरकार की कोशिश एक देश एक चुनाव बिल लाने की भी है। 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले दोनों बिलों को पास कराने का पूरा प्रयास है सरकार का, ऐसी जानकारी इंडियन एक्सप्रेस में छपी है। खबर यह भी है कि गृह मंत्रालय एक नया परसीमन बिल तैयार कर रहा है। पिछली दफा परसीमन बिल संसद में लाया गया था, तब इसके खिलाफ 230 वोट पड़े थे। इन 230 वोटों में DMK और TMC के भी वोट थे। विरोध करने वालों ने बिल को महिला आरक्षण कानून से जोड़ने पर आपत्ति जताई थी। उन्हें दक्षिण भारतीय राज्यों के प्रतिनिधित्व कम होने का भी डर था। हालांकि सरकार ने तब एक समान 50% सीट बढ़ाने का फॉर्मूला दिया था। दावा किया था कि इससे दक्षिण के राज्यों को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन बिल पास नहीं हो पाया था। 2/3 का जरूरी बहुमत लोकसभा में तब नहीं जुट पाया था। लेकिन वो महीना दूसरा था, महीना दूसरा है, तब चुनाव चल रहे थे। अब उसके परिणाम और उसके बाद के बदले समीकरण भी सामने हैं। बीजेपी को बंगाल में जीत मिली, TMC में भगदड़ मची, तमिलनाडु में विजय की, TVK ने DMK को सत्ता से उखाड़ फेंका। DMK के साथ 2 दशकों तक सभी मौसम में साथ देने वाली कांग्रेस उसे छोड़कर अब TVK के साथ है। TMC और DMK को मिली हार के बाद विपक्ष का गणित थोड़ा गड़बड़ा गया है। रिपोर्ट बताती है कि DMK के कुछ नेता बीजेपी के साथ खास मुद्दों पर बातचीत करने के पक्ष में हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में बीजेपी की नज़र TMC में मचे घमासान पर है। बीजेपी की स्ट्रैटेजी इस बात पर निर्भर करेगी कि बंगाल के ये हालात संसद में आगे क्या मोड़ लेते हैं। खबर यह भी है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल को अंतिम रूप देने का काम चल रहा है। फिलवक्त 39 सदस्यों वाली एक संयुक्त संसदीय समिति इस पर विचार कर रही है। रिपोर्ट में समिति के अध्यक्ष PP चौधरी के हवाले से लिखा है कि कानून में जल्दी संशोधन किया जाएगा। रिपोर्ट पर ढंग से काम चल रहा है और इसे समय पर सौंप भी दिया जाएगा। ये सभी बातें अभी शुरुआती स्टेज में हैं। सत्ता का समीकरण कैसे बदलेगा, सांसदों का अंतर्मन समय आने पर क्या फैसले लेगा, ये अभी भविष्य की बात है। इसे भविष्य पर ही छोड़ते हैं। फिलहाल चलते हैं दूसरी सुर्खी पर। दूसरी सुर्खी, इंटरनेट से शुरू हुई सटायर पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके 6 जून को भारत आ रहे हैं। आते ही सीधे दिल्ली के जंतर मंतर पर जाएंगे, वहां शांतिपूर्ण विरोध करेंगे, ऐसा उन्होंने जानकारी दी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी मांग करेंगे। ये सारी जानकारी दीपके ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट से दी। दीपके ने वीडियो में कहा, मैं शनिवार सुबह 6 जून को दिल्ली पहुंच जाऊंगा। प्लीज़ एयरपोर्ट पर मेरे साथ जुड़ें। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करेंगे। उसकी परमिशन के लिए सब मिलकर पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन चलेंगे। दीपके का कहना है कि उनकी मांग का करोड़ों लोगों ने समर्थन किया। उनकी याचिका पर 8 लाख लोगों ने साइन किए। लेकिन अभिजीत का कहना है कि उनके परिवार और दोस्तों को डर है कि उन्हें एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन दीपके को परमिशन मिलने की उम्मीद है। ये सारी बातें उन्होंने कही हैं। आज का लल्लन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।